बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ IR। और हम आज के दिन के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियसली हमने कुछ बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके प्रोसेस, उसके फंक्शंस को देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखा। अभी स्पेसिफिकली IR के हवाले से बात करते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वन वर्ड IR? सो जनरल जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। सो इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस? जी, आप में से कोई बताना चाहे। पहली चीज़ तो क्या आ गई जी? इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है? बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। सो आपको 1, 2, 3 और 4 चीज़ें मिलती जो कि इस सारे का एक पार्ट बनती हैं। सो यहाँ पे हम कर क्या रहे होते हैं? वी मेक डिसीजंस दैट शेप अप द और रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन। अब दो पार्टीज की बात कर लेते हैं, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। So, industrial relations is all about relationship between two parties of employers and employees, और इसमें then certain other aspects उनसे हैं वो ज़रूर होते हुए नज़र आते हैं। जैसे दो इंडिविजुअल्स उनसे हैं, एम्प्लॉयर भी इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय भी इंडिविजुअल है। एम्प्लॉयर बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बन जाता है, और बीइंग ए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इंस्टीट्यूशंस उनसे हैं, आपको कई सूरत में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। जैसे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले इदारे हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन वाले इदारे हैं। सो एज अ होल इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सो इस पर थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आ रहे हैं। वर्कर्स पर्सपेक्टिव नज़र आता है, एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव नज़र आता है, सोशल पर्सपेक्टिव एंड देन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव नज़र आता है। सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इट्स अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। डायनेमिक्स क्यों हम कह रहे हैं? बिकॉज दीज रिलेशनशिप्स वोंट बी द सेम फॉर ऑल द टाइम। दीज रिलेशनशिप्स विल चेंज विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो एट टाइम ऑफ नीड कुछ और होता है और किसी और टाइम पे कुछ और हो सकता है। सो जैसे अभी जस्ट कल की खबरों में एक खबर चल रही थी अबाउट यूटिलिटी स्टोर एम्प्लॉयज़ दैट दे हैव गॉन फॉर लॉकआउट कि जी हम काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को परमानेंट नहीं किया जाता या डेली वेजेस को चेंज नहीं किया जाता। सो ये रिलेशनशिप कल कुछ और था और आज ये कुछ और हो गया। सो इट इज़ अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड देयर एम्प्लॉयर्स। सो दैट इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग फेसेट्स, जिसमें वर्क प्लेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस पॉलिसीज़ एंड वर्क इन्वायरमेंट। सो इसको हम लेटर स्टेजेस के ऊपर जाकर देखेंगे और डिटेल में भी बात करेंगे। अभी इसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा देखते हैं। वर्कर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है इस रिलेशनशिप का? वर्कर्स क्या चाह रहे हैं? वर्कर्स आर इन डिमांड ऑफ व्हाट? बेटर पे। उनको इस रिलेशनशिप में कब फ़ायदा होगा? जब उनको तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, ठीक है। जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो सेफ है उनके लिए। जो जॉब वो कर रहे हैं उस जॉब में उनको क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी मिल रही है। दे माइट बी गेटिंग ट्रेनिंग्स, बेनिफिट्स, ऑल दीज थिंग्स। ये एक वर्कर्स पर्सपेक्टिव है किसके हवाले से? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के हवाले से। चलिए जी, वर्कर को ये बेनिफिट मिला। व्हाट माइट बी द बेनिफिट दैट इज सीक्ड बाय द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव? अगर हम एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, लोग अच्छा काम करेंगे, वो प्रोडक्टिविटी किसको मिलेगी? एम्प्लॉयर को मिलेगी। सो हमें सपोर्ट करने के लिए क्या बनेंगे? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच विल प्रोटेक्ट और गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए बाउंड्रीज बना देते हैं। सो हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। इट विल पास ऑन अ बेटर कंट्रोल अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक फैक्टर क्या आ गया? एम्प्लॉयज़ का आ गया या वर्कर्स का आ गया। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा होता है? एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट हासिल हो सकता है बाय गेटिंग देमसेल्फ इन्वॉल्व इन गुड एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। देन इसका एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव भी आता है। सोसाइटी के लिए क्या है? फर्स्ट इज लिविंग वेज, सेकेंड वन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, देन थर्ड वन इज वर्क लाइफ बैलेंस, fourth one is
वर्कर्स राइट। सोसाइटी की वेलबींग किस कॉन्टेक्स्ट में आती है कि आपको वेजेस के रेट बेहतर मिल सकते हैं, दैट आर अमंग द कंपैटिटिव सोसाइटी जो कि आपको ओवरऑल इन्वायरमेंट में चल रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इज द लॉ ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट, EEO, लॉ ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है या फीमेल है, चाहे मेजॉरिटी में आता है चाहे माइनॉरिटी में आता है, द इक्वल राइट कि वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। सो लॉ ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सा है वो आपको ज़्यादा बेहतर प्रिवेल करता हुआ नज़र आता है। सो डिस्पैरिटी जो आपको एक सोसाइटी में फील हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टन बाइसेस, वो शायद इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड देन अनदर थिंग इज़ कि वर्क और लाइफ का एक बैलेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गेन किया जा सकता है। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, वर्क एंड लाइफ। वर्क जो सा है वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक का आपका टाइम है जो आपने ऑफिस में गुजारा, ठीक है। और लाइफ क्या है जी? लाइफ आपका वो टाइम है जो आपने घर में गुजारा, दैट इज़ द होम टाइम। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज। सो यहाँ से स्ट्रेस कहाँ पे मूव करेगी? घर पे। घर की स्ट्रेस कहाँ पे मूव करेगी? दैट माइट बी मूविंग टूवर्ड्स द वर्क एक्टिविटीज़। तो अगर ये बैलेंस नहीं होता तो एम्प्लॉई जो है इसमें भी बेनिफिट नहीं ले सकता, इसको भी बेनिफिट नहीं दे सकता। तो दोनों के लिए ये चीज़ बेहतर होगी कि अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस, और वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो ये किसके लिए बेहतर हो रहा है? सोसाइटी के लिए भी ये बेहतर हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ सोसाइटल पर्सपेक्टिव कैन बी एडेड विद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। देन हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव कि लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से जो बनाने वाले हैं यानी गवर्नमेंट है उसको क्या चीज़ें मिलती हैं। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से आपको क्या नज़र आता है? दैट इज़ लो अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट का एक बेसिक पर्पस ही होता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट गेन करे। सो इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की बेहतरी की वजह से एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी की वेलबींग आती है, और गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का रेट बेहतर से बेहतर होता जाता है। देन दूसरा बेनिफिट इसके साथ क्या एसोसिएट करता है? दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको GDP इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। ये GDP NI में, नेशनल इनकम में आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आता है। देन लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट कि वो चीज़ों को, बिजनेस को कैसे रन करना है, उसकी गवर्निंग बॉडीज़ क्या होंगी, एट्सेट्रा। एंड देन लास्ट पे हमें क्या नज़र आता है? दैट इज़ द पॉलिटिकल कंट्रोल। सो वो भी आपको गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में बेहतर होता हुआ नज़र आता है। सो इसी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, एक स्लाइड के ऊपर और बात कर लेते हैं, और फिर आज के इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करेंगे और बाकी नेक्स्ट पोर्शन में देखते जाएंगे। ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हमने बात की, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या आ गया जी? एक तरह से हम इसको ERD बुलाते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। दैट बेसिकली इट्स अ लीगल लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। So it's company's effort to manage the relationship between employers and employees. और ये कब एग्जिस्ट करता है? when a person performs work services under certain conditions in return for remuneration. ये जो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है ना जॉब का, ठीक है, कंडीशंस जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी इन रिटर्न फॉर, और जितने घंटे उसने काम करना है उसके बदले उसको उजरत क्या मिलेगी। सो इट फोक्स, ये रिलेशनशिप किस बेस के ऊपर कायम हुआ? एक एग्रीमेंट की बेस के ऊपर कायम हुआ कि बोथ द पार्टीज हैव राइट्स एंड बोथ द पार्टीज हैव ड्यूटीज। यानी एम्प्लॉय के राइट्स, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये बेसिक उसके ऊपर फॉर्म होता हुआ आपको नजर आता है। सो इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। इंडिविजुअल रिलेशनशिप ये दो का आ गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, बेस्ड ऑन हेल्पिंग line managers to establish trust-based relationship with employees. So basically आपकी जो मैनेजमेंट है, लाइन मैनेजमेंट हम उसको कहते हैं, जो कि बेसिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। तो ये रिलेशनशिप अल्टीमेटली उन मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो ट्रस्ट बेस्ड कॉन्टैक्ट जनरेट कर सकें बिटवीन द बोथ द पार्टीज।
सो ये रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, ये डिफ़र कर सकते हैं। ये डिफ़र किस तरह से करते हैं जी? हमारे पास 4 टाइप्स इसकी नज़र आ रही हैं। इसको ब्रीफली देख लेते हैं, ये हम अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। हमारे पास जी पहले क्या आ गया जी? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे और दूसरी पार्टी के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? जैसे हमारे पास क्या आ गया? अपॉइंटमेंट लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का एक एविडेंस है, जिसमें डिस्क्रिप्शन इज गिवन, बेसिक जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी बता दी जाती हैं, और उसकी बेस के ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट आ गया होता है। उसमें रेम्यूनरेशन भी राइट डाउन हो सकती है, एट्सेट्रा। देन दूसरा रिलेशनशिप जो इनके बीच में फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है जी? इमोशनल रिलेशनशिप ऑफ 2 ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और उसमें एक ट्रस्ट का एलिमेंट आ जाता है, बेनिफिट्स का भी एलिमेंट आ जाता है कि हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। देन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, एक फिजिकल रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, और देन एक मीन्स फॉर इंस्टेंस मैं इस फिजिकल रिलेशनशिप की बात करता हूँ, फॉर 8 hours ही इज प्रेजेंट एट द वर्क साइट। ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वो जो टास्क हैं, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एक इंडिविजुअल ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा होता है। सो हमने इन 2 लफ्ज़ों को देख लिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं और देन इंडस्ट्रियल रिलेशन की कन्वर्जन इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, और उसकी डिफरेंट टाइप्स को भी हमने देख लिया। इसके अलावा हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखा जो कि हमें नज़र आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हवाले से। अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट यहीं से आगे शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।